ओके, सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। तो मैं बात कर रहा था लोकोमोटिव। लोकोमोटिव होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्लान बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर काम करना, प्लान प्लान फिर से तैयार करना, ये सभी आपके आएंगे लोकोमोटिव में। मतलब ग्रुप डायनेमिक्स, और आसान भाषा में लिख दें तो इसको बोल देंगे हम ग्रुप डायनेमिक्स। ठीक है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये सभी चीजें आएंगी। नेक्स्ट है लास्ट में आपका मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है? मोलर का मतलब होता है ओवरऑल, पूरे ग्रुप का जो वर्क प्रोसेस है, ग्रुप की जो नॉर्म्स है, ओके, जो कल्चर है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ग्रुप की। ठीक है। जिसकी वजह से ग्रुप बनता है, ग्रुप फॉर्म होता है, ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है। तो ग्रुप का जो नॉर्म्स होंगे, और लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए। तो वो एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो हमारा कहलाएगा एक क्लाइमेट ऑफ वर्क, वो हमारा कहलाएगा मोलर। ठीक है। कि कैसे लोग मिल करके काम करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे दूसरे को, वो सभी, वो वैल्यू सिस्टम, उस ग्रुप के अंदर जो कोहेंशन है, एकजुटता है, टुगेदरनेस है, वो सभी चीजें आपकी आएंगी मोलर के अंदर। क्लियर? जैसे ग्रुप क्लाइमेट हो गया, नॉर्म्स हो गए, वैल्यू सिस्टम हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गए, ग्रुप कोहेंशन हो गया, ये सभी चीजें मोलर के अंदर आएंगी। चारों हैं ये यहाँ पर लिखे हैं। इसमें किसी को डाउट? बोलिए। किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसमें किसके द्वारा दिया गया मैं अभी बताया था, मैंने डगलस के द्वारा इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आंसर तो क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का? पेयर करिए क्या होगा। तो ये पहला वाला कहाँ पेयर होगा? सेकंड के साथ, इंटरेक्शन। तो देख लीजिए क्या हो सकता है। तीसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर पेयर होगा पहले इसके साथ, सोशल स्ट्रक्चर, सब ग्रुप फॉर्मेशन, डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर आइडेंटिफाइड बाय द थॉसलैंड एंड रिवाज एज अ एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप फंक्शनिंग। ग्रुप फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए इनके द्वारा कौन कौन से प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई किया गया था? कौन से प्रोसेस हैं? ग्रुप फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दिए गए। इसको हम समझ सकते हैं कैसे ग्रुप बनता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, ओवरऑल वर्क कैसे चलता है ग्रुप के अंदर, जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे दिखती है। तो वो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इंटरेक्शन पैटर्न, ग्रुप कोहेंशन, सोशल फ्लेक्सिबिलिटी, एंड ग्रुप कल्चर। हो सकता है आपको देख के लग रहा हो चारों हैं, लेकिन अब कब यही देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते, बिकॉज यहाँ पर इनके द्वारा जो बोला गया होगा वही आपको मार्क करना है। ऑप्शन देख करके हो सकता है आपको लग जाए कि चारों हैं, लेकिन ऑप्शन में वैसे चार दिए नहीं है ना, तो आपको तीन ही ऑप्शन चूज करना है चार में से, ये भी ध्यान रखो। देखिए, किसी भी ग्रुप के लिए कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको ना पता हो इस इनके द्वारा क्या क्या बोला गया, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन पैटर्न वो तो होना ही चाहिए ग्रुप के अंदर, ग्रुप फंक्शनिंग के लिए। तो पहला होगा ग्रुप कोहेंशन, जिसको बोलते हैं समूह की एकता, ग्रुप के अंदर सॉलिडारिटी कोहेंशन रहना चाहिए, तभी ग्रुप फंक्शन कर पाएगा, अदरवाइज तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा। ग्रुप रहेगा नहीं ना ग्रुप के अंदर, जितने भी लोग हैं अगर आपस में कनेक्टेड नहीं है, कोहेंसिवनेस नहीं है उनके अंदर, टुगेदरनेस नहीं है।
वो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। सोशल फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रुप कल्चर, देखिए ग्रुप कल्चर भी होगा। ओके, ये भी होगा, लेकिन सोशल फ्लेक्सिबिलिटी देखो इसमें नहीं, बिकॉज इनके द्वारा नहीं दिया गया सोशल फ्लेक्सिबिलिटी, दैट कैन बी अ पार्ट, बट अब चूंकि इनके द्वारा पूछ रहे हैं कि तोसलन के द्वारा कौन कौन से दिए गए प्रोसेस, तो उसको आपको बताना है, तो आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ए और बी और डी करेक्ट हो जाएगा। सोशल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया, उन्होंने दिया सोशल इंटीग्रेशन। चारों में यहाँ पे देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो है आपका कम्युनिकेशन, दूसरा है कोहेंसन, इसको बोल सकते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन प्लस कोहेंसन, तीसरा है सोशल इंटीग्रेशन एंड इन्फ्लुएंस, चौथा है पावर कंट्रोल, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ग्रुप कल्चर, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। पांचवा कौन सा है? कल्चर। तो ये इनके द्वारा दिए गए हैं, टोसलैंड एंड डिवास के द्वारा कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। सोशल फ्लेक्सी इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, तो इनको आपको याद कर लेना है। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन पैटर्न भी होगा और इंटरेक्शन पैटर्न वो साथ में रहेगा। सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस वर्क टूल, आपको बताना है इनमें से कौन सा उपकरण नहीं है केस वर्क का। एज ए सोशल वर्क, आप जब केस सोशल केस वर्क पढ़ते हैं या इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो उनमें से कौन सा टूल हम यूज नहीं करते? लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, बिलीफ एंड होम विजिट। सुनना तो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल स्किल होती है, चाहे वो केस वर्क हो या ग्रुप वर्क हो, कोई भी हो। इसका मतलब है क्लाइंट को बहुत ही एक्टिवली तरीके से सुनना, उसको समझना, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो उसको अपन इंटरवीन कैसे कर पाएंगे, तो ये तो आपका टूल होगा ही होगा। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, मतलब क्लाइंट की सिचुएशन को, उसके बिहेवियर को, उसके हाव भाव को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, तो ये भी होगा। नेक्स्ट है बिलीफ, और नेक्स्ट है होम विजिट। देखिए होम विजिट भी करना पड़ता है सोशल वर्कर को, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा केस है, फैमिली काउंसलिंग है, तो कभी कभी सोशल वर्कर को उसके होम विजिट करना पड़ता है, या मान लीजिए और कोई जैसे चाइल्ड है, कोई और किसी प्रकार का थेरेपी दिया जा रहा है बच्चे को, या बिहेवियरल चेंजेस लाना है, तो फिर वो होम विजिट भी करते हैं, फैमिली को भी देखते हैं, उनको भी काउंसलिंग देते हैं। वो कई प्रकार का होम विजिट होता है, जस्ट एग्जाम्पल। तो ये भी आपका होगा। बिलीफ नहीं आएगा इसमें, है ना, बिलीफ कोई टूल नहीं है, वो तो अपना पर्सनली कन्विक्शन होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट ए टूल। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, विश्वास। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? बोलिए। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पूरे टोटल 11 क्वेश्चन है। अब 11 में से एक दो क्वेश्चन वो जो कि आप एक दो अदर यूनिट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मान लीजिए 10 क्वेश्चन हमारे इसी यूनिट से आए हैं, यूनिट 3 से। ठीक है, तो यूनिट 3 बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जैसे कि यूनिट 2 में बहुत सारी थ्योरीज हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यूनिट 1 में बहुत लेंदी है, हिस्ट्री वगैरह है, बहुत कुछ है उसमें। तो यूनिट 3 इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें आपको जो सोशल केस वर्क है आपका और सोशल ग्रुप वर्क, इन दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। टूल कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ग्रुप कैसे बनता है,
और सोशल केस वर्क रिकॉर्डिंग, सोशल ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग, ये सभी चीज़ें इसमें हैं। अभी आएंगे हम लोग पीवाई को डिस्कस करेंगे तो सब आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे यूनिट 3 के। तो आप अभी देख पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूनिट 3 से आए हुए हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया इस बार, है ना। कुछ तो उन्होंने थ्योरी ज़्यादा पूछे हैं, थ्योरी से रिलेटेड जो है। और ये क्वेश्चन ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड। Sir, what please, sir? Sir, voice is not clear. क्या है ना ऑडिबल Yes, sir. अभी? इज इट क्लियर? एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। किसी का पूछा था इसने कि क्या विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी ग्रुप कल्चर। ग्रुप कल्चर को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको बताना है कि ग्रुप कल्चर बेसिकली पता रहना चाहिए ग्रुप कल्चर होता है क्या, देन आप आंसर दे पाएंगे। तो पहला लिखा है कि इंडिविजुअल मेंबर एंड वर्कर्स स्टेरियोटाइप कैन कन्फ्लिक्ट विद ग्रुप कल्चर। तो ये सही बात है, ग्रुप जब बनता है, ग्रुप फॉर्मेशन होता है, आगे आप पढ़ेंगे कि ग्रुप जैसे आपके फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, ये जो मल्टीपल आपकी स्टेज होती है, जिसमें आपका जैसे पहले लिखा है ना कि इंडिविजुअल मेंबर एंड ग्रुप वर्कर स्टेरियोटाइप कैन कन्फ्लिक्ट, तो बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में इसी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है ना, स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग आएगा बीच में। तो ग्रुप बनता है पहले, फिर जैसे फॉर एग्जांपल एक समूह बना, जैसे कि आप कहीं कहीं नई जगह पढ़ने गए, वहाँ पर दोस्त दोस्त आपके बने होंगे। तो स्टार्टिंग में काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट होता ही होता है, क्योंकि आप नहीं जानते एक दूसरे को कहाँ से आए हैं, किस प्रकार का कल्चर है, कैसा वैल्यू सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट होता है, धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि हमको एक दूसरे को समझना होगा, तभी हम बेहतर तरीके से मिल करके जो है आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ भी कहीं पर आप जॉब करने जाते हैं। तो पहला स्टेज तो फॉर्मेशन का होता है कि फॉर्म हो जाता है ग्रुप। दूसरा होता है स्टॉर्मिंग, मतलब होता है कहीं ना कहीं कि कन्फ्लिक्ट होता है। तो वही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स ग्रुप मेंबर्स स्टेरियोटाइप, उनका जो बिलीफ सिस्टम होगा और जो उनका जो भी उनकी मान्यताएं होंगी, स्टेरियोटाइपिंग होगी, वो कन्फ्लिक्ट करेगी ग्रुप कल्चर को, बिल्कुल करेगी। दूसरा लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ वैल्यू कैंट क्रिएट ग्रुप कल्चर। अगर ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, भांति भांति के लोग हो सकते हैं, अलग अलग उनका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, वैल्यू सिस्टम हो सकता है, उन सबको मिक्स कर देंगे, इंटरमिक्सिंग होगी, तब भी ग्रुप हमारा बन जाएगा, ग्रुप कल्चर क्रिएट होगा ही होगा। ग्रुप कल्चर बनता है कैसे? लोगों से। अब लोग डिफरेंट हो सकते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट हो सकता है, उसके बाद भी तो ग्रुप बनेगा। जो भी निकल के आएगा, जैसा भी कल्चर होगा, वो भी ग्रुप कल्चर कहलाएगा। तो ग्रुप कल्चर बनता कैसे है? इंटरमिक्सिंग ऑफ वैल्यूज। तो ये आंसर गलत हो जाएगा कि यहाँ लिखा है कांट क्रिएटेड। बिल्कुल ग्रुप कल्चर क्रिएट हो सकता है इंटरमिक्सिंग वैल्यू से। सेकंड वाला क्लियर है? इंटरमिक्सिंग वैल्यू बोलते हैं, नेगोशिएशन बोलते हैं, ठीक है, मिल करके एक जिसको हम बोलेंगे कोहेरेंट ग्रुप कल्चर। कोहेरेंट का मतलब क्या है? सभी के सभी लोगों का एक मिक्स, इंटरमिक्सिंग। एक ग्रुप का कल्चर इमर्ज होके आएगा, क्योंकि पहले से ग्रुप का कोई कल्चर होता नहीं है। ग्रुप में लोग आते हैं, मिलते हैं सब, ओके, एक सिनर्जी होती है, सब मिल करके जो है वो एक ग्रुप कल्चर क्रिएट होता है। किसका क्वेश्चन था?
सेकेंड ऑप्शन क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट लिखा है द वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज कैन इन्फ्लुएंस द ग्रुप कल्चर। बिल्कुल कर सकता है। देखिए ग्रुप कल्चर, कल्चर बनता कैसे लोगों से ना, तो ऑफकोर्स अगर लोगों के जो वैल्यू है सोसाइटी की या कम्युनिटी की या कुछ भी बड़े स्केल पे जो है इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है द वैल्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर स्टैटिक एंड फिक्स्ड। हमें कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ग्रुप कल्चर इवॉल्व होता है, वैल्यू सिस्टम चेंजेस होते हैं, तो ये गलत है। समझ में आ गया किसका क्वेश्चन था? बोलिए। ओके। विद्यालता। आपको हिंदी समझ में आता है ना, क्योंकि मैं तो जनरली इसमें हिंदी में बात करता हूँ क्लास में। हाँ सर, no problem. I यू can कैन understand, अंडरस्टैंड sir. हिंदी लिटिल बिट, लाइक Yeah, yeah. जो टर्म होती है वो इंग्लिश Yes, में sir. रहती है, बट सेंटेंस पूरा हिंदी में रहता है। Yes, sir. No problem, नहीं sir. नहीं, I can बाकी लोगों को understand. समझ में आ रहा होगा जो, अगर जिसको हिंदी आता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कौन है जिसका मदर टंग हिंदी नहीं होगा, जैसे साउथ से स्टूडेंट होंगे, तो उनको डिफिकल्टी हो सकती है थोड़ा बहुत। No, sir. No problem. ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जून 2024 से आए हुए क्वेश्चन, ये डिस्कस हम लोगों ने किए। एक क्वेश्चन किसी का था, पूछा था ग्रुप के अंदर, बीएफ स्किनर की थ्योरी, उसको डिस्कस कर लें अभी कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, बताइए। बोलिए। कर लो सर, ठीक है। इसको बोलते हैं लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर। और भी इसके नाम है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं इसको। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। और एक बोलते हैं इसका नाम, दूसरा क्या नाम है, आरएस कंडीशनिंग। आर का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स। एस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस। एक नाम और है इसका, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, तो बेसिकली इस जो थ्योरी है इसका जो मेन क्रैक्स है कि जो बिहेवियर है इनके द्वारा बोला गया स्किनर के द्वारा, कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दैट कैन बी मॉडिफाई बाय या थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव री एनफोर्समेंट। क्लियर? ये मेन क्रैक्स है पूरी थ्योरी का। ओके, तो इनका मानना है कि जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, वो कंट्रोल हो सकता है, लॉफुल होता है, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं by using the different type reinforcement, positive reinforcement, negative reinforcement, and law of effect। ये थ्योरी किसकी थी, थॉर्नडाइक, नाम सुना होगा आपने, थॉर्नडाइक। उनकी थ्योरी थी लॉ ऑफ इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, एनीबडी पढ़ा होगा? इसका मतलब सिंपल भाषा में बात करें कि कोई भी काम जो हम कर रहे होते हैं, कोई भी हमारा बिहेवियर, कोई भी एक्शन जिससे हमको एक प्लेजेंट आउटकम आता है,
या जिसको काम करने से आपको अच्छा लगता है, या आपको लग रहा है कि इससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो उस बिहेवियर को हम बार बार दोहराते हैं, उस एक्शन को हम बार बार करते हैं। या ऐसा बिहेवियर, ऐसा एक्शन जिसकी वजह से हमारा आउटपुट प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट आउटकम है और अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है, तो हम उस बिहेवियर को दोबारा नहीं दोहराते हैं, है ना। उसको, ये जो है उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इफेक्ट, कि ऐसा बिहेवियर जिससे हमको एक अच्छा आउटपुट आएगा, एक प्लेजेंट आउटकम आएगा, तो हम उस बिहेवियर को बार बार दोहराएंगे, उस एक्शन को हम बार बार करेंगे। अगर आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है, अनडिजायरेबल आउटकम आ रहा है, तो हम उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे, दोबारा को नहीं करेंगे, उस प्रकार के बिहेवियर को, एक्शन को रिपीट नहीं करेंगे। दैट इज द लॉ ऑफ इफेक्ट। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। तो इसी को बेस बनाते हुए स्किनर के द्वारा थ्योरी दी गई कि बिहेवियर को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय दी पॉजिटिव और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। और बिहेवियर को बार बार दोहराने के लिए या उसको रोकने के लिए इन्होंने पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, नेगेटिव रीएनफोर्समेंट और इसी प्रकार से पनिशमेंट, दोनों प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पनिशमेंट हो गया या आपका रीएनफोर्समेंट हो गया। 1 सेकेंड। तो जितने भी रीएनफोर्स होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं रीएनफोर्सर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों का क्या काम होता है कि जो लाइकलीहुड है बिहेवियर का, ऑफ बिहेवियर, उसको बढ़ाना। और जो पनिशर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों का काम होता है लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर को कम करना। समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ये जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसके माध्यम से बोलते हैं कि अगर हम किसी बिहेवियर को, यहाँ पे लिखा है बिहेवियर को बढ़ाना और बिहेवियर को कम करना, जैसे कोई बच्चा है, ओके, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चा उसी प्रकार के बिहेवियर को बार बार दोहराए। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि आप अगर आप दोबारा एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको साइकिल देंगे, वीडियो गेम देंगे, आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो दी जाएगी है। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चा उस प्रकार के बिहेवियर को बार बार दोहराए, लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर वो रिपीट कराना चाहते हैं, तो उसको क्या देते हैं वो, री एनफोर्समेंट। री एनफोर्समेंट कई प्रकार का हो सकता है, रिवार्ड हो सकता है, अवार्ड हो सकता है। उसके जो भी फेवरेट चीज़ है किसी बच्चे की, उसको वो दे दीजिए, वो हमारा कहलाता है री एनफोर्समेंट। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हमने बिहेवियर को कम कराना है, तो उसको हम बोलते हैं पनिशर। पनिशमेंट देना कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये बताते हैं कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसमें जो रीएनफोर्समेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिवार्ड्स वगैरह बोल सकते हैं, वो हमारा बिहेवियर को बार बार दोहराने के लिए, रिपीट कराने के लिए यूज होता है, ठीक है। पनिशमेंट जो है उतना इफेक्टिव नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया कि पनिशमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि पनिशमेंट से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो आपका रीएनफोर्समेंट है वो एक काइंड ऑफ अच्छा एक काम करता है, अगर हमको बिहेवियर को बार बार रिपीट कराना है, दोहराना है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट क्या होता है और पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है। एक एक करके समझते हैं। उसके बाद उनका जो थ्योरी था, जो एक्सपेरिमेंट था, वो उसको समझेंगे। स्किनर चैम्बर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर उन्होंने एक रैट, चूहे को रखा और उन्होंने उसके बिहेवियर को समझा, रिकॉर्ड किया कि कैसे रीएनफोर्समेंट काम करता है, कैसे पनिशमेंट काम करता है, बिहेवियर में कैसे बदलाव आता है। उसको बोलते हैं स्किनर चैम्बर। पहले समझते हैं पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट क्या होता है, बताइए एनीबडी। पॉजिटिव कोई एग्जांपल दीजिए। हम्म। पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट का मतलब क्या होगा? अगर कुछ काम करते हैं हम लोग उसके लिए अच्छे सा पॉजिटिव रीइंबर्समेंट मतलब कुछ अवार्ड वगैरह मिलता है तो हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हमें फिर से उसको करना है ताकि हमें फिर से अवार्ड मिले। एडिंग समथिंग वैल्यूएबल और डिजायरेबल।
उसको बोलते हैं पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, कि हम कुछ अच्छा ऐड कर रहे हो कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को जो है, कोई भी बच्चा है, अगर हम चाहते हैं कि बार बार एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, या कुछ भी जो भी एक्टिविटी आप उसे कराने चाहते हैं, या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है अगर वो उसको, तो अगर आप उसको कुछ ऐड करेंगे जो कि अच्छा है, उसको बोलते हैं री पॉजिटिव री, एडिंग समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल एंड डिजायरेबल। ओके। जैसे कि उसके जो भी मनपसंद कोई आइटम है उसको प्रोवाइड करना, साइकिल है या वीडियो गेम है, या कुछ भी आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप दे सकते हैं, चॉकलेट है, कुछ भी समथिंग जो भी अच्छा है उसको आप ऐड कर रहे हैं, कहलाता है री। यही जनरली हम सभी करते हैं। ओके। सो दैट कि जो बिहेवियर हम चाहते हैं वो हम रिपीट करा पाए बार बार। ओके। जैसे टीचर बोलते हैं कि अगर टाइमली आप डेली क्लास में आओगे, है ना, तो आप आपके मार्क्स जो है बढ़ा देंगे 1 या 2 नंबर, इस प्रकार से कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव री। नेगेटिव, इसका भी काम यही होता है कि हमको लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर को बढ़ाना है, रिपीट कराना है। तो ये नेगेटिव कैसा होगा, बताइए। इसका मतलब होता है अवॉइडिंग समथिंग अनप्लेजेंट। ये जो टर्म मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन टर्म याद रहने चाहिए। एग्जाम एग्जाम में जो है वो एग्जाम्पल नहीं देंगे, वो ऐसा कुछ सेंटेंस दे देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है एडिंग समथिंग वैल्यूएबल और प्लेजेंट, कोई बढ़िया चीज जो है ऐड कर देना। दूसरा लिखा है कि अवॉइडिंग समथिंग अनप्लेजेंट, जो कि अनप्लेजेंट है उसको हटाना या अवॉइड करना, रोकना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि टीचर बोलता है, जैसे 1 घंटे की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, और एक मॉक टेस्ट दिया है कि आप लोग अगर जल्दी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं ये जो है क्लास जल्दी छोड़ दूंगा, 30 मिनट में ही क्लास छोड़ देंगे। तो बच्चे तो यही चाहते हैं, जनरली स्कूल में जो होता है वो चाहते हैं कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए। तो ये कहलाएगा हमारा नेगेटिव री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो लाइकलीहुड बिहेवियर को रिपीट कराना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि रिजल्ट, मतलब जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो जल्दी खत्म हो जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ दिया नहीं, उसने कम कर दिया, अवॉइड कर दिया समथिंग अनप्लेजेंट। बिकॉज कोई नहीं चाहता है कि ना लंबे समय तक क्लास में बैठे रहें, हर कोई चाहता है कि छोटा क्लास रहे। तो उसने बोला कि अगर आप लोग जल्दी से पढ़ लेंगे, जल्दी से ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको आपकी क्लास जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं 30 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा 40 मिनट के बजाय। तो इसको बोलेंगे अवॉइड समथिंग अनप्लेजेंट। इससे क्या हो रहा है कि बिहेवियर को दोहराना चाहता है, मतलब वो चाहते हैं कि बच्चे जल्दी खत्म करें इसको, जल्दी पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि पूरा समय रहेगा वो पढ़े ना। तो अगर हम उनको कुछ दे देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो उसको जल्दी काम करते हैं, उस पर जल्दी फोकस करते हैं। इसको बोलते हैं आपका अवॉइड समथिंग अनप्लेजेंट, नेगेटिव री। समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ये हो गया हमारा पहला, रीएनफोर्समेंट पॉजिटिव, एडिंग समथिंग प्लेजेंट और वैल्यूएबल। और दूसरा हो गया री अवॉइडिंग समथिंग अनप्लेजेंट। अब तीसरा आपका आता है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट में पहला क्या होगा, पॉजिटिव पनिशमेंट, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एडिंग समथिंग अनप्लेजेंट। जैसे कि बच्चे को डांट देना, फटकार देना, क्योंकि किसी को पसंद नहीं होता है ना कि अब कोई किसी को कुछ बोले, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो दैट इज समथिंग अनप्लेजेंट। कोई चीज आप ऐड कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, जैसे बच्चे को थप्पड़ मारना, वैसे तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन बस फॉर द एग्जाम्पल ऐड समथिंग अनप्लेजेंट, चूंकि ये पनिशमेंट है, तो जो अनप्लेजेंट है उसको हम ऐड कर रहे हैं। ओके। बच्चे को जो है चिल्ला देना, उस पर कुछ बोल देना, दैट इज कॉल्ड इज पॉजिटिव पनिशमेंट, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं कुछ जो कि अनप्लेजेंट है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल बोलिए। दूसरा है आपका नेगेटिव पनिशमेंट। इसका मतलब होता है रिमूव समथिंग
वैल्यूएबल या डिजायरेबल, उससे कुछ ले लेना। ओके। जैसे होता क्या है, बच्चों से यही बोलते हैं पेरेंट्स कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके पास जो है वीडियो गेम है वो आपसे ले लिया जाएगा, आपको टीवी नहीं देखने दिया जाएगा। ऐसे कुछ भी करके हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि हम जो समथिंग उसके पास वैल्यूएबल है, बच्चे के पास जो डिजायरेबल है, उसको हम हटा रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसे छीन रहे हैं देने की बजाय। तो ये आपका नेगेटिव पनिशमेंट में आएगा, जहां पर हम कोई चीज वैल्यूएबल चीज जो है उसको हम वापस ले रहे हैं या उसको हम बोल रहे हैं, तो वो आपका नेगेटिव पनिशमेंट आएगा। ठीक है। जब आप कोई चीज ऐड करते हैं अनप्लेजेंट, वो आपका पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगा। जब हम कोई चीज रिमूव करते हैं जो कि प्लेजेंट है, वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, और वो उससे चली जाएगी, इस डर से वो शायद काम करेगा, ठीक है, तो वो आपका पनिशमेंट में आएगा। समझ में आ गया? कभी कभी जो है, सर नेगेटिव क्या होता है, अभी बताया था मैंने। देखो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब होता है कि आप कोई भी समथिंग जो अनप्लेजेंट है उसको अवॉइड कर रहे हैं। एग्जाम नहीं समझी? देखिए, सर नेगेटिव मतलब होता है एग्जाम्पल फिर अवॉइड से करना समझा कुछ, जो दीजिए। कि देखो, एक तो जो रीएनफोर्समेंट होता है ना नेगेटिव, और जो पनिशमेंट होता है वो लगभग लगभग बहुत सारी चीजों में लगभग एक सिमिलर होता है। एग्जाम्पल से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभी हम बोल देते हैं कि जो नेगेटिव रीएनफोर्समेंट होता है उसमें कोई चीज हम बच्चे को उससे ले रहे होते हैं कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक एग्जाम्पल इसका भी होता है कि जो ये शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, और जो हमारा पनिशमेंट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे किसी बच्चे से बोल देना कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका ये जो है इसको आपसे ले लेंगे हम। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि अवॉइडिंग समथिंग अनप्लेजेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी को भी जनरली, जैसे कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग चाहते थे क्लास जल्दी खत्म हो जाए ना, 30 मिनट 40 मिनट नहीं कोई बैठना चाहता है, तो वो क्या है आपके लिए एक अनप्लेजेंट कंडीशन हो है वो समय जो है। ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए टीचर ने क्या बोला कि अगर आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दोगे तो आपकी छुट्टी जल्दी कर देंगे। ये क्या है, उसने नेगेटिव रीएनफोर्समेंट ऐड किया। उसने ये नहीं बोला कि अगर आप चैप्टर कंप्लीट करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा या कुछ भी समथिंग मार्क्स देंगे। तो ये तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट ना, उसको कुछ मिल रहा है। यहाँ पर ये जो टाइम है, जो जो कि आप स्पेंड नहीं करना चाहते क्लास के अंदर, वो उसने वो कम कर दिया, तो वो आपका नेगेटिव रीएनफोर्समेंट में आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? और जो नेगेटिव रीएनफोर्समेंट होता है कभी कभी आपका जो पनिशमेंट होता है ना उससे मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसी वजह से कन्फ्यूजन होती है। तो ये जो टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है उनको याद करना। एग्जाम्पल तो आप कोई भी अपने हिसाब से ऐड कर पाएंगे कि जो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट होता है उसमें हम चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं जो प्लेजेंट होती हैं, और जो पॉजिटिव पनिशमेंट होता है उसमें हम अनप्लेजेंट चीज़ को ऐड कर रहे होते हैं। है ना, बच्चे को गुस्सा करना या उसको थप्पड़ मारना, ये क्या अनप्लेजेंट है? आपको कुछ कुछ बोलेगा तो प्लेजेंट नहीं है ना। इसी प्रकार से जो रेनफोर्समेंट है नेगेटिव, वहां पर हम कोई जो अनप्लेजेंट चीज समथिंग होता है उसको अवॉइड करते हैं, हटाते हैं, और पनिशमेंट में हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं समथिंग विच इज वैल्यूएबल। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूएबल चीज होती है उसको हटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? क्लियर है सबको? ओके। तो अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, स्किनर के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स, या इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर। इसके अंदर उन्होंने एक इस प्रकार का चैम्बर बनाया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार की लाइट लगा दी है, एक आपका रेड
एक आपका ग्रीन, यहाँ पर एक लीवर वगैरह लगा दिए, प्रेस करने वाला कुछ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक ग्रिड थी, ऐसे बोल सकते हैं। ये कनेक्टेड है आपका इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ पर एक स्पीकर लगा दिया उन्होंने। ओके, इसमें उन्होंने बेसिकली क्या किया, रिकॉर्डिंग की पूरे उसके बिहेवियर की। उस एक रैट था, चूहा, और क्या क्या एक्टिविटी करता है इस बॉक्स के अंदर, उस चीज़ को इन्होंने रिकॉर्ड किया और देखा किस प्रकार से जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो रीइंफोर्समेंट है या जो पनिशमेंट है, कैसे वर्क करता है, कैसे एक रैट जो है अपने बिहेवियर को बदलता है, चेंज करता है। ओके, डिपेंड ऑन द कि किस प्रकार का उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, किस प्रकार का रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रेड एक सिग्नल है, जो लीवर दबाने से क्या होता है, यहाँ से फूड का भी ऑप्शन है, एक फूड जो आता है उसको। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया, जब उसने पहली बार इस पे जो है रेड पे, इस पे क्लिक किया उसने,